हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राचीन भारतीय न्याय पद्धति, या इसको आप लोग कह सकते हैं प्राचीन भारत में न्याय व्यवस्था का उद्भव एवं विकास। बच्चों, भारतीय जो न्याय है वो 3 परंपराओं में पल्लवित हुआ। पहला है वैदिक, दूसरा बौद्ध और तीसरा है जैन। बच्चों, न्याय शास्त्र के विषय के बीज तो जो है वो मानव मस्तिष्क में सृष्टि के आरंभ से ही रहे हैं, परंतु उस समय के प्रामाणिक इतिहास को जानने के अब हमारे पास कोई साधन नहीं है। फिर भी शास्त्र के रूप में न्याय के विषयों को सूत्रबद्ध करने का कार्य गौतम ने किया, इसलिए वे ही भारतीय न्यायशास्त्र के जन्मदाता माने जाते हैं। जो गौतम है, ये भारतीय न्यायशास्त्र के जन्मदाता माने जाते हैं। बच्चों, 12वीं सदी में भारतीय न्याय में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। बच्चों, प्राचीन हिंदू कालीन न्याय व्यवस्था में अग्नि परीक्षा को विशेष महत्व दिया गया था। बच्चों, अपराधियों के दोषी होने अथवा निर्दोष सिद्ध करने के लिए उनका अग्नि परीक्षण किया जाता था। जिन व्यवहारों में मनुष्य प्रमाण विफल रहते थे, वहाँ दिव्य प्रमाणों का आश्रय लिया जाता था, और इन प्रमाणों से तात्पर्य शपथ लेना, तप्त अग्नि ग्रहण करना या जल में डूबना आदि थे। बच्चों, ब्राह्मणों को सत्य की शपथ, क्षत्रिय को आयुध तथा वाहन की शपथ और वैश्य को गाय, बैल, बीज या सोने की शपथ और शूद्रों को संपूर्ण पात्रकों की शपथ का प्राविधान था। बच्चों, न्याय क्षेत्र में भूले रह जाने पर पुनर्चिंतन की व्यवस्था की गई है। साथ ही उन लोगों को दंड भी दिया जाता था जो निर्णय देने में भूल करते थे। बच्चों, पुराणों में वर्णित कथानकों से कभी कभी विधि संबंधी उपबंधों का भी आभास अवश्य मिलता है, परंतु उन्हें विधि स्रोत के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। बच्चों, प्राचीन हिंदू विधि में रीतियों तथा रूढ़ियों का विशेष स्थान प्राप्त है। रामनद के मुकदमे में प्रिवी कौशल ने यही अभिनिर्धारित किया था कि प्रथा के स्पष्ट सबूत का महत्व विधि के लिपिबद्ध प्रमाण से कहीं अधिक है। बच्चों, यद्यपि जो राजा होता था वो सर्वोच्च होता था, तथापि ब्राह्मण पुरोहितों की सलाह पर राजनीतिक एवं न्याय संबंधी मामलों को देखता था। बच्चों, गौतम के अनुसार राजा तथा वेदज्ञ ब्राह्मण में दोनों संसार की न्याय व्यवस्था के नियामक हैं। गौतम तथा आपस्तंभ ने यह व्यवस्था दी कि यदि किसी व्यक्ति के चोरी किए गए माल का पता नहीं लग पाए तो राज्य का यह कर्तव्य है कि वह उसकी क्षतिपूर्ति करे। स्थापति नामक कर्मचारी कार्यपालिका एवं न्याय संबंधी मामलों का अध्यक्ष होता था, और वेद स्मृति विद्वानों के आचरण ही विधि के स्रोत जो है वो माने गए हैं। बच्चों, न्याय करते समय विविध जातियों एवं कुलों की प्रथाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों आदि का पूरा ध्यान रखा जाता था, और राजा ही मुख्य न्यायाधीश वही होता था। बच्चों, अपराधियों को दंड देना उसका पवित्र कर्तव्य था। सूत्रकार कठोर दंड के समर्थक हैं, किंतु सूत्रकालीन न्याय व्यवस्था वर्ग भेद पर आधारित थी। एक ही अपराध के लिए शूद्र को कठोर व द्विज को साधारण दंड दिया जाता था। बच्चों, बुद्ध घोष की जो टीका है सुमंगल विलासनी में वज्र संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है कि वज्र संघ में 8 न्यायालय होते थे, और सभी न्यायालयों और द्वारा दोषी ठहराए जाने पर व्यक्ति दंडित किया जाता था। प्रत्येक न्यायालय अपराधी को मुक्त करने का स्वतंत्र था। राजा का न्यायालय जो वो अंतिम होता था।
बच्चों इसी प्रकार एक जातक कथा 5 न्यायाधीश मंडली का उल्लेख करती है जो सब के सब भ्रष्टाचारी थे, जबकि अर्थशास्त्र का कथन है कि प्रत्येक 10 ग्रामों के लिए 3 न्यायाधीशों की मंडली का एक न्यायालय नियुक्त होना चाहिए, जिनके उच्चतर न्यायालय जिलों तथा प्रांतों में हों। मनु का सुझाव है कि एक प्रद्वेक तथा 3 छोटे न्यायाधीशों की मंडली का निर्माण किया जाए, जबकि मृच्छकटिकम नाटक में, मृच्छकटिकम किसकी रचना बच्चों? शूद्र की, नाटक में न्यायालय के एक दृश्य में मुख्य न्यायाधिपति सभापति का पद ग्रहण करता है जो अधिकरणिक कहलाता है, दूसरा धनी व्यापारी श्रेष्ठी तथा तृतीय सदस्य लेखक होता था जिसे कायस्थ कहा गया है। बच्चों मुख्य न्यायाधीश की उपाधि अधिकरण शब्द से निकलती है। यह न्याय तथा शासन संबंधी कर्तव्यों को संयुक्त रूप से करता था। बच्चों न्यायाधीशों के लिए जो स्तर निर्धारित किए गए थे वे बहुत ऊंचे थे। उनको विद्वान, धार्मिक, क्रोधहीन तथा यथासंभव निष्पक्ष होना चाहिए। घूसखोरी पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह प्रस्तावित किया गया है कि अभियोग के निर्णीत होने तक न्यायाधीशों तथा वादी प्रतिवादियों के मध्य कोई व्यक्तिगत साक्षात्कार नहीं होना चाहिए। बच्चों अर्थशास्त्र का कथन है कि न्यायाधीशों की ईमानदारी का परीक्षण समय समय पर उत्तेजक दूतों द्वारा किया जाना चाहिए, जबकि विष्णु स्मृति का मत है कि भ्रष्टाचार अथवा अन्याय के अपराधी न्यायाधीश की संपत्ति का अपहरण कर उसको देश से बहिष्कृत कर देना चाहिए। बच्चों सामान्यतः स्त्रियां, योग्य ब्राह्मण, राजकीय कर्मचारी, अल्पायु के व्यक्ति तथा अंगहीन व्यक्ति साक्ष्य हेतु नहीं बुलाए जा सकते थे, जबकि उच्च जाति के लोगों के विरुद्ध निम्न जाति के लोगों की साक्ष्य मान्य नहीं थी। बच्चों माल और फौजदारी जो अपराध होते थे वो निश्चित करने के लिए अन्य साधन कठिन परीक्षाएं भी थी। जहां अपराधी पर संदेह होता तो उसके द्वारा अपराध स्वीकारोक्ति मतलब स्वीकार कर लेने पे कोई मारने की सजा दी जाती थी। जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह व्यवस्था दी गई है कि दंड के स्थान पर संबद्ध अपराध को सूचित करने वाले चिन्ह ब्राह्मण के माथे पर अंकित कर दिए जाए, किंतु किसी भी अपराध के लिए ब्राह्मण को किसी भी परिस्थिति में मृत्यु या प्रताड़ना का दंड नहीं दिया जा सकता। अब आपस्तंभ तथा बौधायन में यह विधान किया गया है कि शूद्र की हत्या करने वाले व्यक्ति के लिए वही प्रायश्चित होता है कि जो कौवे, उल्लू, मेढक, कुत्ते आदि की हत्या के लिए है। अब बच्चों आपको मैं मौर्य युगीन न्याय व्यवस्था के बारे में कि मौर्य युग में किस प्रकार से न्याय होता था इस बारे में संक्षेप में बताऊंगी। बच्चों मौर्य युग में कौटिल्य ने 3 प्रकार के अर्थदंडों का उल्लेख किया, जिसमें एक था पूर्व साहस दंड, जिसमें यह 48 से लेकर 96 पड़ तक होता था, और दूसरा जो दंड था वो मध्यम साहस दंड होता था। इसमें यह 200 से लेकर 500 पड़ तक होता था, और जो तीसरा दंड था वो उत्तम साहस दंड होता था, जिसमें 500 से लेकर 1000 पड़ तक होता था। इसके अतिरिक्त कैद कर लेना, कोड़े मारना, अंग भंग तथा मृत्यु दंड की भी सजा दी जाती थी। ब्राह्मण विद्रोहियों को जल में डुबोकर मृत्यु दंड दिया जाता था। जिस अपराध में कोई प्रमाण नहीं मिलता था वहाँ दिव्य प्रमाणों की सहायता ली जाती थी। दंडों की कठोरता के कारण अपराध प्राय नहीं होते थे, और न्यायालय कर्मचारियों के लिए भी दंड की व्यवस्था थी। गलत बयान लिखने, निरपराध व्यक्ति को कारावास देने, अपराधी को छोड़ देने के दोष में न्यायाधीशों एवं न्यायालय कर्मचारियों को भी दंड दिया जाता था। बच्चों इसी प्रकार गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था का भी विवरण नारद तथा बृहस्पति स्मृतियों से पता चलता है कि गुप्त युग में न्याय व्यवस्था अत्यधिक विकसित थी। गुप्त युग में प्रथम बार दीवानी तथा फौजदारी अपराधों के संबंधित कानूनों की व्याख्या प्रस्तुत की गई है। उत्तराधिकार संबंधी स्पष्ट एवं विशद कानूनों का निर्माण किया गया। सम्राट देश का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। वह सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत थी। सम्राट के अतिरिक्त एक मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश होते थे जो साम्राज्य के विभिन्न भागों में
स्थित अनेक न्यायालयों में न्याय संबंधी कार्य को देखते थे। व्यापारियों तथा व्यवसायियों की श्रेणी में अपने अलग अलग न्यायालय होते थे जो अपने सामान्य विवादों का निपटारा करते थे। और स्मृति ग्रंथों में युग तथा कुल नामक संस्थाओं का भी उल्लेख मिलता है जो अपने सदस्यों के विवादों का फैसला करती थी। युग नगर में रहने वाली विभिन्न जातियों की समिति होती थी, जबकि कुल जो था वो समान परिवार के सदस्यों की समिति होती थी। बच्चों, ग्रामों में न्याय का कार्य ग्राम पंचायतें करती थी। पेशेवर वकीलों का अस्तित्व नहीं था। न्यायालयों में प्रमाण भी लिया जाता था। प्रमाण के अभाव में अग्नि, जल, विष, तुला आदि द्वारा दिव्य परीक्षाएं भी ली जाती थी। गुप्तकालीन अभिलेख जो है उसमें न्यायालयों को गुप्तकालीन अभिलेखों में न्यायाधीशों को महादंडक नायक, दंड नायक, सर्वदंड नायक आदि नामों से संबोधित किया गया है। इसी प्रकार नालंदा तथा वैशाली से कुछ न्यायालयों की मुद्राएं भी मिलती हैं जिनके ऊपर न्यायाधिकरण, धर्माधिकरण तथा धर्मशासनाधिकरण अंकित है। अर्थात जो नालंदा और वैशाली है, यहाँ से कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जिन मुद्राओं पे न्यायालय के बारे में लिखा हुआ है। बच्चों, उपरोक्त दंड विधान जो था वो अगर हम लोग समझे तो वो कोमल था तथा दंडों पर द्वारा अत्यधिक पीड़ा नहीं पहुंचाई जाती थी। अपराधों में सामान्यतः अर्थदंड लिया जाता था। बार बार राजद्रोह करने वाले व्यक्ति का दाहिना हाथ काट लिया जाता था। किसी भी परिस्थिति में मृत्युदंड दिए जाने का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि गुप्तों के प्रशासन ने प्राचीन भारतीय दंड विधान में मानवीय सुधार के एक नए युग का जो था वो सूत्रपात किया।